जोहार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, जिस तरह आप हमारे लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे लिए फसल उगाते हैं, ठीक उसी तरह हमारी भी यही कोशिश रहती है हर एक अंक में कि हम आपके लिए कृषि संबंधित नई नई जानकारियों से आपका रूबरू कराएं। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चारा उत्पादन हेतु चलाई जा रही है ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम। खतरनाक रोगों से बकरियों को बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। रासायनिक दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हरा चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के तहत चारा बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य के गौ विकास निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन और ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कार्य किए ही जा रहे हैं, साथ ही चारे के लिए भूमि का भी विकास किया जा रहा है। जो किसान इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं वे गौ विकास निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। चारा उत्पादन के लिए उन्नत बीज भी किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बकरियों में प्रमुख तौर पर पीपीआर, गलघोटू, खुरहा चपका और चेचक इत्यादि रोग लगते हैं। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कराना कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग पशुओं में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक टीकाकरण की सलाह देते हैं। वर्षा ऋतु में किसान भाई बकरियों में होने वाले विभिन्न रोग जैसे पीपीआर, गलाघोटू, लंगड़ी, खुरा चपका और एंटेरोटॉक्सेमिया ये और बकरी चेचक, तो इसका टीकाकरण अगर अभी तक हमारे किसान भाई नहीं करवाए हैं तो करवा ले। बकरी घर को साफ रखें, बकरियों को घर में संभव हो सके तो मचान बना करके रखें। समय पे अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी के लिए नज़दीक पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सालय में जाकर सलाह करके उसकी दवा दें और साथ ही साथ उचित मात्रा में 150 ग्राम दाना मिश्रण उससे दे। उसके अतिरिक्त बकरियाँ जितना संभव हो सके चर के खाएँ और उसे स्वच्छ पानी दे ताकि बकरियों का स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होता है। सिंचाई, निकाई और आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। टमाटर में उन्नत किस्म है स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, अर्का आलोक, यह सब बहुत अच्छी वैरायटी है जिससे आप खेती करके आमदनी बना सकते हैं। टाण भूमि से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय है कि उनमें मिश्रित खेती की जाए या अंतर्वर्तीय खेती की जाए। मिश्रित खेती के लिए किस फसल के साथ कौन सी फसल लगाई जाए, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई एकल फसल को लेने के बजाय टाड़ की ज़मीन में, ऊपरी ज़मीन में आप मिश्रित खेती पर ज़्यादा ध्यान दें और अंतर्वर्ती खेती पर ज़्यादा ध्यान दें। धान के साथ आप अरहर की खेती करें, मक्का के साथ आप सोयाबीन ले सकते हैं, मक्का के साथ आप सेम भी ले सकते हैं। इसी तरह धान के साथ आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खेत आपके खाली रह जाते हैं, आपकी ज़मीन पड़ती रह जाती है, तो अगस्त के महीने में टाड़ में आप कुल्थी और सुरगुजा की खेती कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कि सफल किसान का खिताब इन्होंने कैसे पाया। खेती करने से अपने परिवार चलाने के लिए खाने को भी मिलता है और बाजार में बेचने के
बेचने का काम भी आता है। पशुपालन भी करते जी, हैं? पशुपालन भी करता हूँ। बैल, बकरी, गाय हैं और मछली का भी पालन करता हूँ। गांव में ही किसान बन के खेती बाड़ी का काम करे, उसमें अधिक से अधिक फायदा होगा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं बन रही है। मुख्य रूप से दलहनी अनाजों के दामों में तेजी है। वैसे आज अनाजों के मूल्य में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियों में तेजी का रुख है। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 7200 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4800 रुपए से लेकर अधिकतम 6500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3700 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए। प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। चलिए जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आपका स्वागत है। किसान भाई बहनों, जिस तरह बरसात के मौसम में हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह दुधारू पशुओं की भी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। चलिए इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि किस तरह बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल करें। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर डी राय और उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। रोजमर्रा की जिंदगी में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जो उनके आर्थिक आमदनी बढ़ाने का एक मुख्य स्रोत भी होता है। पशुधन से दूध व मांस की प्राप्ति होती है, जिसका विक्रय कर होने वाली आमदनी से अपना रहन सहन ठीक रखते हैं। पशुओं में मुख्यतः गाय, बकरी, सूकर का व्यवसाय आज बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के बल पर पशुपालक इनका पालन कर रहे हैं। प्रशिक्षण में पशुओं की देखभाल से संबंधित सारी जानकारी उन्हें प्रदान की जाती है। पशुओं का रखरखाव, खान पान एवं टीकाकरण की जानकारी मुख्य रूप से दी जाती है। मौसम परिवर्तन के समय पशुओं का ठीक ढंग से देखभाल न किया जाए तो उनमें प्रतिकूल असर दिखना शुरू हो जाता है। अतः पशु चिकित्सकों द्वारा दिए गए कुछ खास सावधानियों को बरतने से
हम पशुओं में होने वाले प्रतिकूल असर को खत्म कर सकते हैं, जिससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अक्सर वातावरण में नमी बढ़ने से पशुओं में कुछ खास लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे पशुओं का तापमान बढ़ जाता है, पशु बेचैन रहने लगते हैं और खाना पीना कम कर देते हैं। यह स्थिति तब आती है जब वातावरण का तापमान 35 से 37 डिग्री हो जाता है। ऐसे में पशुओं में ज्यादा संभावना होती है जीवाणु जनित रोग होने की। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इसके बाद बरसात आने वाला है, तो ये दो चीज़ का संयुक्त जो है ना ये निवेश हो जाता है, गर्मी और नमी की। तो ऐसे स्थिति में जो है काफ़ी ये मौसम पशु पक्षी के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि नमी भी हाई हो जाता है और तापमान भी अधिक हो जाता है। वैसे स्थिति में पशु जो है ना काफ़ी बेचैन वगैरह हो जाती है सब, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बाढ़ बियात पर भी जो है ना बुरा प्रभाव पड़ता है। पशु को जो है अपने पशु को पशुशाला में जो है काफ़ी साफ़ सुथरा करके हवादार करके उसको रखे, जिससे कि पशु को किसी तरह की परेशानी वगैरह नहीं हो। इससे जो है ना काफ़ी पशु स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ इस मौसम में जो बताया अभी आपको कि तापमान भी अधिक है और नमी भी ज़्यादा है, जैसा कि कुछ बरसात में 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ जीवाणु जनित बीमारी होते हैं बरसात के दिन में। जीवाणु जनित रोगों में मुख्यतः एंथ्रेक्स एवं गलाघोटू रोग प्रमुख हैं, जो बरसात के समय तापमान बढ़ने से पशुओं में लगते हैं। ऐसे स्थिति में पशुपालकों को पशुशाला साफ सुथरा एवं हवादार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन रोगों के होने पर पशुओं में कुछ खास लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पशुओं के शरीर का तापमान 106 से 108 फ़ारेनहाइट हो जाना, एकाएक जमीन पर गिर जाना और थोड़ी ही देर में मर जाना, एवं शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से काला रंग का झाग युक्त खून आना। ये सारे लक्षण एंथ्रेक्स रोग के हैं। चूंकि इसके जीवाणु बहुत ताकतवर होते हैं, अतः लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। एंथ्रेक्स जिसको पिलबढ़वा भी कहते हैं या पीलिया रोग भी कहते हैं, यह जीवाणु जनित बीमारी होता है बरसात के दिन में। वही 35 से 37 डिग्री पर इसके जीवाणु काफ़ी तेज़ी से फैलता है और पशु में जो है ना चढ़ने वगैरह जाती है सब, या जिस स्थान पर पिछले साल हुआ है उसी स्थान पर फिर इसी मौसम में दोबारा होता है। बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो ये जीवाणु जनित इसके जीवाणु बहुत ताकतवर होते हैं, इतना इसका बीजाणु ताकतवर होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर 1 ही मिनट में जो है लाखों संख्या में पैदा कर देते हैं और काफ़ी जो है ना हवा में तैरने लगते हैं। पशु या मनुष्य में भी जो है ना इस जीवाणु का प्रकोप होता है। तो इस बरसात के दिन में आपके गाय भैंस जो काले धन होते हैं उसमें ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, या अन्य पशु में भी होता है, लेकिन ये गाय या भैंस वगैरह में जो है ना काफ़ी इसका प्रकोप होता है। राय साहब, ये जो जीवाणु जनित रोग है तो इसका प्रकोप होता है, तो इसका लक्षण क्या होता है? मवेशियों में इसकी पहचान किस? रोग से ग्रसित पशु में बहुत तापमान माने शरीर का अधिक तापमान 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। खाना पीना छोड़ देती है सब और बेचैन हो जाती है। कुछ ही मिनटों में जो है ये पशु जो है धराम से ज़मीन पर गिर जाती है सब, छटपटाने लगती है, उसके बाद जो है मर जाती है। यह बीमारी अधिकांशतः जो है अति तीव्र अवस्था में होता है। तो अति तीव्र अवस्था में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देगा। भला चंगा पशु जो है ना जुगाली कर रही है और अचानक धराम से ज़मीन पर गिर जाएगी, छटपटाएगी, उसके बाद जो है उसके प्राकृतिक छिद्र जो है नाक मुंह या मलमूत्र मार्ग, इससे जो है झाग युक्त काले रंग का ये रक्त निकलने लगता है जो जमता नहीं है। इसकी विशेषता यही होती है और ये इस पशु जो है मर जाता है। इसके एक और ये स्थानिक रोग होता है। स्थानिक रोग का मतलब होगा कि जिस स्थान पर जिस मौसम में होता है उसी स्थान पर उसी मौसम में लगातार 3-4 वर्ष तक होते रहता है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। टीका लगाने के बाद जो है 15 दिन समय लगता है प्रतिरोधी क्षमता आने में। तो अभी बरसात शुरू नहीं हुआ है। बरसात शुरू होने के पहले जो है अपने पशु को एंथ्रेक्स स्पोर्ट टीका आता है, सरकार की तरफ से भी जो है ना इसकी आपूर्ति की गई है। पूरे झारखंड राज्य में प्रखंड में भी जो है ना वो सब टीका उपलब्ध है। तो अपने गांव में टीका
करण की शिविर लगवाकर सभी पशुओं को जो है एंथ्रेक्स स्पॉट टीका लगवा दे, जिससे कि इस बीमारी से बचाव हो सके। आमतौर पर पशुओं में जब बुखार, खाना पीना न खाना, गला के नीचे सूजन, मुंह से लगातार लार आना, खूनी दस्त का होना, ये सारे लक्षण गलाघोटू रोग के होते हैं। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को अपने पशुओं का खास ध्यान देना चाहिए। हमारे पशुधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए पशु चिकित्सकों द्वारा दिए गए सलाह पर समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए, जिससे इन रोगों से हम अपने पशुओं को बचा सकें। इन्हीं सब बातों का ख्याल रख मौसम परिवर्तन में हम अपने पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। गलाघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बोलते हैं या ये HS भी बोलते हैं। तो गलाघोटू भी जो है जानलेवा बीमारी होता है, ये भी जीवाणुजनित बीमारी है और बरसात के दिन में ही होता है। ये भी जो है स्थानिक रोग होता है और ये इसके जीवाणु 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसमें इसका 3 रूप होता है। गलाघोटू रोग का 3 रूप होता है। तीनों में जो है ना कॉमन कुछ होता है इस तरह का आमतौर पर कि बुखार तो होता ही है, शरीर का तापमान 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, खाना पीना पशु बंद कर देती है, श्वास गति तेज़ हो जाती है। इसके अलावा जो है एक रूप जो जिसको सोंथ रूप बोलते हैं, गला के नीचे गलकंबल वगैरह जो है गर्म दर्द युक्त सूजन हो जाती है और पशु को श्वास लेने में दिक्कत होने के कारण जीभ जो है बाहर निकाल देती है, मुंह से लार गिरने लगता है, घर घर की आवाज़ होती है और 1-2 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। गलाघोटू सीरम टीका, एंटी गलाघोटू सीरम यदि उपलब्ध है तो उसका जो है 100 से 150 ml अंतःसीरा दिया जाता है और इसके साथ साथ जो है ना एंटीबायोटिक दिया जाता है। अन्यथा आपके पशु को गारंटी नहीं है कि बचेगी, इसलिए जो है इसका ये टीका आप लगवा लें। इसका एक ही रूप हम आपको बताए गलाघोटू का। दूसरा रूप बताने जा रहे थे कि ये आंत्र सोंथ होता है, उसमें मैंने आंत्र में होने पर पतला दस्त के साथ खून आता है। बुखार तो रहता ही है, कॉमन है सब में, तो पतला दस्त के साथ खून आता है, रक्त आता है और उसके बाद जो है पशु जो है 1-2 दिन में मर जाती है। ये दूसरा रूप हुआ। तीसरा रूप में निमोनिया रूप, आंशिक रूप जिसको बोलते हैं, निमोनिया रूप जो रहता है उसमें पशु को बुखार तो रहता ही है, खाना पीना सब बंद कर देती है, लेकिन लंबी लंबी श्वास, गहरी श्वास जो है ना पशु लेते रहती है और उसके बाद 1-2 दिन में मर जाती है। तो ये 3 रूप जो है ना गलाघोटू का होता है। तो इससे बचाव के लिए जो है किसान भाई अपने पशु को जो है गलाघोटू रोग से बचाव का टीका जो है लगवा दे। तो आपने दुधारू पशुओं की देखभाल की जानकारी तो ले ली, चलिए आगे और जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, पहले हम रबी के मौसम में प्याज की खेती करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके से हम खरीफ के मौसम में भी प्याज की खेती करते हैं। चलिए इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत वर्मा से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमने विषय चुना है कि वर्षा ऋतु में प्याज की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, आप चौंक गए होंगे कि बरसात के समय प्याज की खेती हम कैसे करेंगे, लेकिन हमारे विज्ञान इतने तरक्की कर चुके हैं कि बरसात में भी आप प्याज का खेती कर सकते हैं। इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग के
डॉक्टर प्रशांत वर्मा जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा आज हमने विषय चुना है कि बरसात के मौसम में प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि वो बरसात के समय प्याज की खेती करने के लिए ज़मीन का चुनाव कैसे करेंगे। जी, प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि प्याज की खेती से तो आप परिचित हैं, लेकिन अक्सर आप प्याज की खेती जाड़े के मौसम में रबी प्याज की खेती करते आए हैं। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में अब प्याज की खेती आप बरसात के मौसम में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस इसके लिए ज़मीन का जो चुनाव है वह महत्वपूर्ण है। ये टाण ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि उपराऊ ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर कि प्याज की खेती संभव है। अक्सर हमारे झारखंड प्रदेश में उपराऊ ज़मीन में सब्जियों में टमाटर की खेती व्यापक पैमाने पे की जाती है। तो अब अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो टमाटर की खेती भी करें, या फिर वैसी ही ज़मीन जो आपकी खाली पड़ी रह जाती है वैसी ज़मीन पर आप बरसाती प्याज की खेती करें। ये प्याज की खेती करने से हमारे किसान भाइयों का क्या महत्व होगा, क्यों ये खेती करेंगे? ये जो प्याज की खेती बरसात के दिनों में हो रही है, इस प्याज की खेती उपराऊ ज़मीन में करने से एक तो आप वर्षा के जो जल है उसका बहुत ही उचित प्रयोग आप कर पा रहे हैं, और साथ ही यह जो प्याज जो तैयार होती है वो जल्द तैयार हो जाती है, यानी कि 75 से 90 दिनों में यह प्याज की फसल तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जब यह तैयार होती है उस समय प्याज के कंद के साथ पत्तियों की भी मांग बाज़ार में काफ़ी होती है। इस तरह से हमारे किसान भाई अपने प्याज पत्तियों के सहित बेच सकते हैं और इसके बाज़ार में कीमत भी अच्छी मिलती है। और जिस समय यह प्याज बाज़ार में आती है पत्तियों सहित, उस समय जो खरीदार हैं वो प्याज के साथ साथ पत्तियों को भी काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए इसका एक महत्व ये हो जा रहा है कि पत्तियां इसकी बर्बाद नहीं जाती हैं। पत्तियां और प्याज दोनों हमारे किसान भाई बेच करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे किसान भाई को ये बताएं कि इसकी कौन सी खास किस्में होगी बरसात के समय जो प्याज की खेती करेंगे हमारे किसान भाई? जी, किसान भाई इसके प्याज की किस्म के चुनाव करने में काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इस अवसर पर जो प्याज की खेती की जाती है उसके लिए एक विशेष किस्म है जिसका नाम है एग्री फाउंड डार्क रेड, जो कि सामान्य रूप से ADR के नाम से जानी जाती है। तो इस बरसात के मौसम में प्याज की खेती करने के लिए जिस किस्म का आप चुनाव करेंगे वह होगा एग्री फाउंड डार्क रेड। इस किस्म की पहचान ये है कि इसके जो प्याज हैं वह बिल्कुल गहरे लाल रंग के होते हैं, और जिस समय ये तैयार होती हैं पत्तियां भी इसकी बिल्कुल हरी होती हैं, और प्याज की पत्तियों के साथ ही ये बाज़ार में बिक जाती है। खेतों में बिचड़े की तैयारी वो कैसे करें? जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जब हमारे किसान भाई प्याज की बरसाती प्याज की बात करें तो इसके बिचड़ों की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि इसके बिचड़े अगर सही तैयार होंगे तभी इसे सही मुख्य जो ज़मीन है वहाँ पे स्थानांतरित किया जा सकता है। प्याज के बिचड़े तैयार करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि प्याज के बीज उपचार जरूर कर लें, और बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम नाम की दवा का हम इस्तेमाल करते हैं, और 1 किलो बीज के लिए कम से कम 2.5 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर की आवश्यकता होती है। इसमें बीज को सूखे अवस्था में आप मिला दें, अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही इस बीज का सीड बेड में इस्तेमाल करें। इसके लिए जो सीड बेड या नर्सरी बेड तैयार की जाती है वह ज़मीन से 6 से 8 इंच तक उठी हुई होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन से उठी हो जिससे कि बारिश का पानी इस पे जमा ना हो सके। और साथ ही बिचड़े की जो सीड बेड की चौड़ाई होती है उसे हम 3.5 से 4 फीट रखते हैं, और लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार रखते हैं। अच्छी तरह से सीड बेड की तैयारी करने के बाद उसमें पंक्तियाँ बनाते हैं, और पंक्तियों के बीच की दूरी 3 से 4 इंच का रखते हैं, और उन पंक्तियों में आधे इंच की गहराई में बीज को हम गिराते हैं। बीज गिराने के बाद उसे ढकते हैं, उसके ऊपर से पुआल या बिचाली उसे रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर एक छप्पड़ की व्यवस्था करते हैं, जिसके लिए हम पारदर्शी पॉलीथीन या एग्री शेड नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अब बहुत ही आवश्यक होता है कि ऊपर से हम छप्पड़ की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करें तो फिर अगर तेज़ बारिश होती है तो बिचड़े जो हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, और अच्छी बिचड़े तैयार नहीं हो पाते हैं। बिचड़ों के अंकुरन के बाद, बीज के अंकुरन के बाद बिचड़ों की देखभाल भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में आर्द्र गलन अर्थात डैम्पिंग ऑफ बीमारी की
काफ़ी प्रकोप हमारे क्षेत्र में देखा जाता है। इससे बचाव के लिए बिछड़े उगने के 4 से 5 दिनों बाद बीजों का अंकुरण हो जाता है, फिर हम पुआल को हटाते हैं और फिर प्रति सप्ताह या 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हम कार्बेंडाजिम या बाजार में आजकल जो साफ जिसमें कि कार्बेंडाजिम और माइंकोजेब का मिश्रण है, उसका छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम बिछड़े पे करते हैं। बिछड़ा हमारा 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाता है। बिछड़े जब तैयार हो जाते हैं उसके लिए हम खेत की तैयारी करते हैं, जो कि उपराऊ जमीन में ही होती है। यह इसकी जो प्रतिरोपण किया जाता है वह पंक्तियों में किया जाता है और एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी हम रखते हैं 10 से 12 इंच की, और 10 से 12 इंच की दूरी पर मेड़ बनाते हैं, यानी कि मेड़ और नालियाँ, इस पद्धति में हम इस प्याज की खेती करते हैं। मेड़ बनाने के बाद मेड़ पे प्याज के जो बिचड़े होते हैं उसे 4 इंच की दूरी पर अंगूठे की मदद से दबा देते हैं। इस तरह से ये प्याज जो है वह मिट्टी में करीब 3 से 4 दिनों में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। और ये इसके बाद हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि शुरू में उस पर किसी तरह का खरपतवार का प्रकोप ना हो, क्योंकि खरपतवार अगर छा जाएंगे तो फिर यह प्याज की जो फसल है अब उससे दब जाती है और फिर प्याज का पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है। इसके लिए हमारे किसान भाई या तो मैनुअली यानी कि निकौनी के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करें, या फिर एक वीडीसाइड या हर्बिसाइड्स जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वह है पेंडीमेथालिन 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं पंक्तियों में तो लगभग 30 दिनों तक प्याज के खेत में खरपतवार पर नियंत्रित किया जा सकता है। और इस पेंडीमेथालिन जो खरपतवारनाशी है इसका छिड़काव हम प्याज के बिचड़ों की रोपाई करने के 2 दिनों के अंदर ही कर देते हैं, जिससे काफ़ी फायदा होता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि बरसात के समय में भी प्याज की खेती आप कर सकते हैं। चौंकने की बात नहीं है, अच्छी तरह से खेती करके इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। जोहार। तो आज आपने ढेर सारी जानकारी ले ली और आशा करती हूँ कि इस जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। चलिए जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारक केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में फिर से नई नई जानकारियों के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जोहार।